नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो किस प्रकार से रहा है। मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपके बीच इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सिंधु सभ्यता के समाज की यदि हम बात करें तो अब देखो कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है उसमें कई विद्वान ये मानते हैं कि जैसे सिंधु सभ्यता के समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग थे। तो इस आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सिंधु समाज में सामाजिक विभाजन था। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से यदि हम देखें तो इन चीज़ों को देखने से तो हमें लगता है कि भाई सिंधु सभ्यता में समाज का जो विभाजन है वो था। लेकिन जैसा विभाजन हम मेसोपोटामिया में देखते हैं उस प्रकार का विशुद्ध रूप से जो विभाजन है वो हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आभूषण रहे, जैसे हमें यहाँ से धातु के और मिट्टी और पत्थर के आभूषण मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के हमें यहाँ आवास मिलते हैं। जैसे आवास के आधार पर एक हम बात कर चुके हैं गड्डी के बारे में, जो पश्चिमी भाग था जो अपेक्षाकृत ऊंचा हुआ करता था, और दूसरा पूर्व में नगर था जो अपेक्षाकृत नीचा था। और दोनों के निर्माण कार्यों को यदि हम देखें तो दोनों के निर्माण कार्यों में बड़ा हमें अंतर दिखाई देता है। जैसे पश्चिम के जो लोग थे या पश्चिमी भाग के जो लोग हैं वो हमें संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि पूर्वी भाग के जो लोग हैं वो हमें इतने संपन्न दिखाई नहीं देते हैं। तो इस आधार पर या ये जो सारी बातें हैं ये विभाजन की तरफ संकेत करती है। तो इसी प्रकार से हमने श्रमिक आवास वगैरह देखे थे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की जब हमने बात की थी तो ये सारे विभाजन की तरफ संकेत करते हैं। तो विभाजन के जो चिन्ह हैं वो मौजूद रहे होंगे। लेकिन जो विशुद्ध सामाजिक विभाजन है, जैसा हमें उत्तर वैदिक काल के बाद हमें भारतीय समाज में देखने को मिलता है, उस प्रकार का विभाजन संभवतः यहाँ नहीं रहा होगा। फिर समाज को यदि हम देखें तो सामान्यतः समाज में 4 वर्ग हुआ करते थे। इसमें विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक, ये 4 वर्ग थे। और संभवतः यही चारों वर्ग जो है आगे चल कर के विद्वान ब्राह्मण में, व्यापारी वैश्य में, योद्धा क्षत्रिय में और श्रमिक जो है वो शूद्र के प्रारंभिक रूप कहे जा सकते हैं। या बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसी आधार पर इस बात को कहते हैं कि भाई सिंधु समाज में विभाजन के चिन्ह मौजूद थे। तो ये 4 वर्ग हमें सिंधु समाज में हमें मिलते हैं, या सिंधु सभ्यता के समाज में हमें 4 वर्ग मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में कई प्रजातियों के लोग थे और कई प्रजातियों के लोग थे जिनमें हम देखते हैं कि 4 प्रजातियां थी। एक आपके अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय और मैंगोलॉइड। ये जो 4 प्रजातियां हैं, इन चारों प्रजातियों की शारीरिक संरचना की विशेषताएं अलग अलग रही है। तो ये हमें जो इस सभ्यता से जो भी अवशेष वगैरह मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर ये बात प्रमाणित है कि यहाँ ये 4 प्रजातियों के जो लोग हैं वो रहा करते थे, जिसमें अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय और मैंगोलॉइड। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो सर्वाधिक जो संख्या है वो हमें मिलती है भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग हैं उनकी संख्या हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। फिर सिंधु के समाज की यदि हम बात करें तो आप देखो कि सिंधु के पुरा स्थलों को जब हम देखते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन जो सामग्री मिलती है तो वो है आपके मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ। और हालांकि कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ से हमें मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली है, लेकिन
ज़्यादातर स्थलों में हमें मातृदेवी की जो मूर्तियां हैं वो हमें मिलती है। तो मातृदेवी की मूर्तियों की अधिकता के आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। और हड़प्पा में हमें श्रमिक आवास मिलते हैं। ठीक है, श्रमिक आवास जो है हमने देखा था कि हड़प्पा में बाकी सभी जो स्थान है वहाँ मुख्यतः 2 टीले मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में हमें 3 टीले मिलते हैं। और हमने देखा था कि टीला F जो था, तो टीला F के उत्तर में हमने देखे थे कि भाई एक हमें चबूतरे मिले, वहाँ चबूतरे के ऊपर अन्न कूटने के प्रमाण मिले थे। और हमने देखा था कि वहाँ हमें छोटे छोटे हमें वहाँ आवास भी मिले थे, और उन आवासों को हमने श्रमिक आवास कहा था। और उन्हीं श्रमिक आवासों के आधार पर विद्वान मार्टिमर व्हीलर जो है वो यहाँ दास प्रथा होने के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो भाई समाज में दास प्रथा रही होगी, ये मार्टिमर व्हीलर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं। फिर यदि हम देखें तो हड़प्पा के जो लोग थे वो ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। और मोहनजोदड़ो से हमें हड़प्पा से सूती वस्त्र के क्या है अवशेष जो हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदाई में हड्डियों की यहाँ से सुइयाँ वगैरह मिली है। तो सुई वगैरह मिलना ये बता रहा है कि भाई ये जो लोग हैं वस्त्रों पर कढ़ाई वगैरह का जो कार्य है वो किया करते थे। और मोहनजोदड़ो से जो पुजारी की मूर्ति मिली है उस पर उन्होंने देखा था कि भाई तिपतिया जो अलंकरण है वो बना हुआ था, जो सुई होने को सिद्ध करता है। और सूती वस्त्र जो है हम देखते हैं कि भाई यहाँ से सादे और छपाई वाले जो सूती वस्त्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर अब देखो भाई जो कपास है, कपास को उत्पादित करने का जो श्रेय है वो भी हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनको कपास उत्पादन का भी श्रेय दिया जाता है। तो कपास जो है, कपास से क्या है वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये भी वस्त्र वहाँ बनाए जाते थे, उस बात का एक प्रकार से क्या है प्रमाण है। फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहार व मांसाहार दोनों ही प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उसका प्रयोग किया करते थे। हमें सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थलों पर हमें अधजली हड्डियाँ मिलती है। और अधजली हड्डियाँ मिलती है तो वो हमें बताती है कि लोग जो हैं उनमें मांसाहार का प्रचलन था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से बहुत सारी फसलों के हमें प्रमाण मिले हैं, गेहूं के हमें प्रमाण मिले हैं, दालें हमें मिली है यहाँ से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनमें शाकाहार व मांसाहार दोनों का ही प्रचलन रहा होगा। और सिंधु समाज की यदि हम बात करें तो वहाँ जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों ही क्या है, दोनों ही आभूषण पहना करते थे। और पुरुषों और स्त्रियों में आकर्षक केश विन्यास का मतलब है हेयर स्टाइल, के वहाँ के जो लोग हैं उनमें हेयर स्टाइल अलग अलग प्रकार की जो हेयर स्टाइल है उसका प्रचलन था। हड़प्पा से हमें एक श्रृंगारदान मिला है, अंडाकार चूड़ियाँ मिली है हमें। और नौसारो एक स्थान है वहाँ से हमें सिंदूर वगैरह के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें एक हेयर पिन मिली है। तो ये जो बातें हैं ये बातें हमें बता रही है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनमें सौंदर्य प्रसाधन की भी रुचि हुआ करती थी। इसी प्रकार से हड़प्पा से काजल और कांसे का दर्पण मिलना, तो आप देखो कि आज भी क्या है स्त्रियां काजल वगैरह लगाती है, लेकिन उसमें सामान्य जो कांच के जो दर्पण हैं वो न होकर के हम देखते हैं कि भाई जो कांसा है, और ये सभ्यता ही क्या है कांस्य युगीन सभ्यता है, तो कांसे को घिस करके
क्या है उससे दर्पण वगैरह बनाया गया था। अब धोलावीरा से हमें मिट्टी का कंघा मिला है। तो धोलावीरा से मिट्टी का कंघा मिलना, और अभी हमने बात की है कि लोगों में क्या था, विभिन्न प्रकार के केश विन्यास थे। तो धोलावीरा से मिट्टी का कंघा मिलना विभिन्न प्रकार के जो केश विन्यास हैं उसके होने को क्या है, प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से चनहूदड़ों से हमें मनकों के कारखाने भी मिले हैं। और आप देखो कि मनके जो हैं, मनके को गले वगैरह में धारण करना, हाथ वगैरह में धारण करना भी क्या है, सामान्य प्रचलन में रहा होगा। इसी प्रकार से चनहूदड़ों से हमें लिपस्टिक के भी हमें चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियाँ मिली है हमें। तो चांदी की चूड़ियों का मिलना, मिट्टी का कंघा मिलना, कांसे का दर्पण मिलना, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें हड़प्पा के लोगों के सौंदर्य प्रसाधन के प्रति रुचि के बारे में हमें बता रहा है। फिर यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता में, तो आप देखो कि सिंधु सभ्यता के लोगों में मनोरंजन को लेकर के भी खास रुचि हुआ करती थी। और मनोरंजन के लिए ये पासा वगैरह खेलना, पिट्ठू का खेल, लट्टू वगैरह घुमाना, ये इनके क्या थे, प्रमुख खेल हुआ करते थे। खेल के लिए लोग शिकार भी किया करते थे। एक मुहर पर हमें मुर्गों को आपस में लड़ाते हुए दिखाया गया है, तो ये भी एक खेल रहा होगा। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये उनके नृत्य के बारे में रुचि को बता रहा है। शतरंज की गोटियाँ मिली है यहाँ से, और गेम बोर्ड वगैरह मिले हैं खेलने के लिए। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हम देखते हैं कि टेराकोटा के मुखौटे भी मिले हैं। तो ये जो सारे प्रमाण हैं वो हमें बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो खेल वगैरह या जो मनोरंजन वाले जो कार्य थे वो भी किया करते थे। तो अब देखो कि कोई भी समाज है, तो हम किसी भी समाज के बारे में जब भी पढ़ें, तो आप देखो उस समाज का जो खान पान है वो क्या है, वेशभूषा किस प्रकार की है, समाज में किस प्रकार के खेलों का प्रचलन है, समाज किस प्रकार का है। तो आप देखो कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है। और आज वर्तमान में यदि हम देखें तो कैसा समाज है हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। अर्थात परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष है, जबकि आप देखो कि सिंधु सभ्यता में परिवार की जो प्रमुख है वो महिला थी। हालांकि अब आप देखें कि हम 21वीं सदी में आकर के जो हमारा भामाशाह कार्ड है उसमें जो मुखिया है वो महिला को बना रहे हैं। लेकिन आप देखो कि ये जो सभ्यता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम रहा, और उस दौर में भी ये लोग मानसिक रूप से इतने समृद्ध थे, इतने उन्नत थे कि इन्होंने महिलाओं को क्या है इतना उच्च दर्जा परिवार में व समाज में प्रदान किया हुआ था। तो आप देखें कि हमें सिंधु सभ्यता से ये जो बातें हैं हमें सीखने को मिलती है। इसी प्रकार से और यदि हम देखें तो आप देखो कि आज का जो समाज है, आज का समाज हमें बंटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के समाज की जब हम बात करें तो आप देखो कि हमने प्रारंभ में पढ़ा कि यहाँ विद्वान, व्यापारी, योद्धा, श्रमिक के चिन्ह तो हमें मिले हैं, लेकिन विशुद्ध जो विभाजन है, जो हम उत्तर वैदिक काल के बाद का देखते हैं, उस प्रकार का विभाजन हमें देखने को नहीं मिला है। तो एक प्रकार से सिंधु का जो समाज है वो मुख्यतः समता मूलक समाज रहा होगा। लेकिन आज हम देखते हैं समाज में विभिन्न प्रकार के जो भेद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जाति भेद है, लिंग भेद है, और पूंजी के आधार पर भेद है। और जो लिंग भेद है, लिंग भेद जिसके लिए आज सरकारें प्रयास कर रही है, न केवल भारतीय संस्थाएं बल्कि जो वैश्विक संस्थाएं वो भी प्रयास कर रही है
कि महिला सशक्तिकरण किया जाए, लेकिन आप देखें कि सिंधु समाज की जो महिला है वो कितनी सशक्त रही होगी, वो हमें यहाँ के मातृसत्तात्मक समाज से हमें पता चलता है। तो ये चीज़ें हैं। देखो, इतिहास में जो भी अच्छी बातें हैं हमें पढ़ने के साथ साथ क्या है, हमें हमारे निजी जीवन में भी इन बातों को स्थान देना चाहिए। तभी सही मायनों में हमारी जो पढ़ाई है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और ये हमने सिंधु के समाज की बात की। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।